हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल सेट एंटी नेट पेपर 2 एजुकेशन की सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये यूनिट सेकंड है। सेकंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट। इस यूनिट का नाम है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, इसमें सबसे पहला हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो कि 1953 में आया है और इसको हम मुदलियार कमीशन भी कहते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊं कि अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं इस पेपर 2 एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारे आपको मिलेंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे एजुकेशन पेपर 2 के नाम का लिस्ट है। दोस्तों, इसके अलावा पेपर 1 भी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो वीडियोस आपको मिलेंगे जेके सेट एल सेट एन टी ए नेट के नाम का जो लिस्ट है, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ हम कुछ प्रीवियस पेपर्स भी डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी हम और पेपर्स भी लाएंगे और कुछ पीवाईक्यूज भी लाएंगे। दोस्तों, वो पेपर्स आपको मिलेंगे नेट सेट प्रीवियस पेपर्स के नाम का जो लिस्ट है। उसके अलावा ये सारे पीडीएफ्स, चाहे वो नोट्स हैं या चाहे वो पेपर्स हैं, आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर अभी तक आपने वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से पीडीएफ नोट्स भी देख लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953, या इसको कभी कभी 1952 टू 53 भी कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है इसको मुदलियार कमीशन भी कहते हैं। मुदलियार कमीशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो कमीशन है ये 52 में ये कमीशन बनाया गया है। यूनियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपॉइंट किया था डॉक्टर ए स्वामी मुदलियार को, इस कमीशन का चेयरमैन उन्होंने बनाया था 1952 में। और उन्होंने अगस्त 1953 में अपना रिपोर्ट पेश किया था, तो इसलिए इसको 52 टू 53 कमीशन भी कहा जाता है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आप इसे कहेंगे या मुदलियार कमीशन आप इसे कहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस की हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मेजर रिकमेंडेशंस की बात करेंगे कि जो कमीशन उन्होंने पेश किया है, जो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया है, उसमें क्या क्या मेजर रिकमेंडेशंस थी। और उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस पर भी बात करेंगे। तो मेजर रिकमेंडेशंस जो उन्होंने किए थे वो थे इंस्टॉलेशन ऑफ द हायर सेकेंडरी सिस्टम विद डाइवर्सिफाइड कोर्सेज। उन्होंने कहा था कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम आप लागू कीजिए जिसमें डाइवर्सिफाइड कोर्सेज हों, अलग अलग तरह के कोर्सेज हों, मुख्तलिफ तरह के कोर्सेज होंगे। तो दूसरा रिकमेंडेशन उन्होंने पेश किया था 3 लैंग्वेज फार्मूला। ये रिकमेंडेशन उसके बाद कोठारी कमीशन ने भी दिया था। यानी अब तक जितने भी कमीशंस आए हैं ऑलमोस्ट सभी कमीशंस ने इसको रिपीट किया है, इसको दोहराया है। तो उसके बाद उन्होंने एक और रिकमेंडेशन किया है, वो ये कि एम्फेसिस ऑन एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। यानी उन्होंने कहा था, और ये फर्स्ट कमीशन भी है जिन्होंने इस पर जोर दिया था कि स्कूल में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में वोकेशनल और एजुकेशनल गाइडेंस होना ज़रूरी है। यानी एक टीचर को, एक एक्सपर्ट को आप वहाँ पर तैनात कर दीजिए जो कि स्टूडेंट्स को गाइडेंस करे, चाहे वो एजुकेशनल गाइडेंस हो या चाहे वो वोकेशनल गाइडेंस हो। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन उन्होंने किया था कि इम्प्रूवमेंट इन द सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। यानी एग्जामिनेशन सिस्टम जो है इंडिया का, इसको बेहतर बनाना चाहिए, इस पर भी उन्होंने जोर दिया था। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये है कि इम्प्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ टीचिंग। जो भी मेथड्स टीचर्स अपना रहे हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, इस पर भी उन्होंने जोर दिया था डॉक्टर स्वामी लक्ष्मण मुदलियार। और ये बात भी आप याद रखिए कि ये जो रिकमेंडेशंस है इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन कुछ चेंजेस इनमें लाई गई थी। यानी कुछ मॉडिफिकेशन करके, कुछ चेंजेस करके ऑलमोस्ट सारे रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया गया था और लागू भी किया गया था, जो कि रिकमेंड किया था
सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 टू 53 ने किए थे। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा इसको डीपली हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने रिकमेंड किया था। तो दोस्तों, सबसे पहले जो रिकमेंडेशन थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम, उन्होंने कहा था कि जो करिकुलम है इसको आप ऑर्गेनाइज कीजिए, यानी इसको आप अच्छी तरह से फ्रेम कीजिए, और अलग अलग तरह का उन्होंने रिकमेंड किया था कि किस लेवल पर किस तरह का करिकुलम होना चाहिए। उन्होंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक उन्होंने कहा कि लेवल पर अलग मिडिल लेवल तक अलग करिकुलम आप दीजिए, उसके लिए अलग उन्होंने गाइडेंस पेश की, और उसके बाद हायर करिकुलम जो कि सेकेंडरी तक आता है। तो उन्होंने कहा कि एट मिडल स्टेज, यानी जो मिडल स्कूल स्टेज है वहाँ पर क्या क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा नॉलेज ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी ये चीज़ें आप करिकुलम में शामिल कर दीजिए। उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, यानी मिडिल स्कूल तक इस तरह का करिकुलम होना चाहिए जो बच्चों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ डेवलप करे, और उसके साथ साथ वोकेशनल डेवलपमेंट भी उनमें आए एट मिडल स्कूल लेवल, और उसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड एस्थेटिक वैल्यूज़। ये कुछ रिकमेंडेशंस थी एट मिडल स्कूल। और उसके साथ साथ एट मिडल स्कूल उन्होंने कहा है कि ये करिकुलम हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी मिडिल लेवल पर भी उन्होंने इस करिकुलम को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक उन्होंने कहा कि लैंग्वेज को आप डेवलप करना है, और दूसरा बाकी जो कोर सब्जेक्ट्स है। लैंग्वेज में उन्होंने कहा कि मदर टंग या ओरिजिनल लैंग्वेज, या जिसको हम कहते हैं रीजनल लैंग्वेज, ये भी आप डेवलप कर देंगे मिडिल लेवल पर। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि नेशनल लैंग्वेज भी जो है उसको भी आप डेवलप कीजिए, और इंटरनेशनल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं थ्री लैंग्वेज फार्मूला, एक मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, दूसरी जो नेशनल लैंग्वेज होती है, और तीसरा जो इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है। फिर ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है इस करिकुलम का, उसमें सब्जेक्ट्स आते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पे शामिल कर देने हैं लैंग्वेज के अलावा। वहाँ पर उन्होंने कहा कि सोशल स्टडीज़ भी आप शामिल कर दीजिए, और जनरल साइंस भी, मैथमेटिक्स भी, आर्ट एंड म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन, क्राफ्ट, यानी ये चीज़ें बेसिक हैं और मेन चीज़ें हैं जो कि करिकुलम में शामिल कर देने चाहिए एट मिडिल स्कूल लेवल। उसके बाद हम बात करते हैं कि करिकुलम के बारे में उन्होंने क्या कहा है एट हायर सेकेंडरी लेवल। एट हायर सेकेंडरी लेवल उन्होंने इसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, इस सिलेबस को भी। एक उन्होंने कहा कि कोर करिकुलम, यानी कोर करिकुलम होना चाहिए, और दूसरा उन्होंने कहा हायर करिकुलम। अब जो कोर करिकुलम है वहाँ पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इट इज़ कॉमन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यानी कोर करिकुलम हर स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होना चाहिए, हर स्टूडेंट्स के लिए सेम होना चाहिए। और जो हायर करिकुलम है ये एडिशन टू कोर करिकुलम होना चाहिए, यानी कोर के एडिशन के साथ साथ कुछ और चीज़ें होनी चाहिए जो कि स्टूडेंट्स अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, अपने लेवल के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वो चूज़ कर सकते हैं। इसमें उनको छूट मिल जानी चाहिए। तो जो कोर सब्जेक्ट्स है या कोर करिकुलम है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि कॉमन है, या जिसको हम कहेंगे कि कंपलसरी होना चाहिए सबके लिए। उसमें उन्होंने कहा कि एक तो लैंग्वेज होना चाहिए, ये सबके लिए है, और जनरल साइंस ये भी कोर सब्जेक्ट्स होना चाहिए, सोशल स्टडीज़, क्राफ्ट, एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स, यानी ये चीज़ें कोर सिलेबस में, कोर करिकुलम में आएंगे, कोर सब्जेक्ट्स में आएंगे। उसके बाद जो हायर करिकुलम है वहाँ पर स्टूडेंट्स को चॉइस जो मिलेगी वो थ्री सब्जेक्ट्स की चॉइस उनको मिल जानी चाहिए, यानी वो तीन सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है इसमें कैंडिडेट्स को या इसमें स्टूडेंट्स को चॉइस मिल जाना चाहिए कि वो अपने हिसाब से कोई भी तीन सब्जेक्ट्स चूज कर ले जो उनको अच्छा लगता है। वो सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, यानी चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ हो, या साइंस ग्रुप हो, टेक्निकल ग्रुप हो, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स ग्रुप्स, यानी ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है।
7 यहाँ पर ग्रुप्स उन्होंने दिए और उन्होंने कहा कि इनमें से कोई भी 3 स्टूडेंट्स चूज कर सकते हैं। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन यहाँ पर है, जो कि रिकमेंडेशन इन इम्प्रूविंग एग्जाम सिस्टम, जो कि पहले भी हमने बात की है। एग्ज़ाम सिस्टम पर उन्होंने कहा मेन चीज़ जो और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने कही कि नंबर ऑफ़ एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स, जो आप जानते हैं कि स्कूल में कॉलेज में दो तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं। एक को हम कहते हैं इंटरनल एग्ज़ाम्स और दूसरे को हम कहते हैं एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स। इंटरनल मतलब जो स्कूल वाले खुद ही लेते हैं, रेगुलर क्लासेस के दौरान भी ले सकते हैं। और एक्सटर्नल जो मेन एग्ज़ाम, जिसको फाइनल एग्ज़ाम भी कहा जाता है या जिसको बोर्ड एग्ज़ाम भी कहते हैं, ये एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने रिकमेंड किया कि जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम है इनको आप कम कीजिए। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सब्जेक्टिविटी का मतलब जो आप जानते हैं कि ऐसे टाइप एग्ज़ाम्स होते हैं, यानी लॉन्ग आंसर टाइप्स के क्वेश्चंस जो होते हैं, उन्होंने कहा कि शुड बी मिनिमाइज्ड, ये भी मिनिमाइज करना चाहिए। जो आप भी जानते हैं कि अक्सर एग्ज़ाम्स में ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे, लेकिन अब इसको और ज़्यादा शॉर्ट किया गया है। अब अक्सर हर एक एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने भी 52-53 में ये रिकमेंड किया था कि ये जो ऐसे टाइप के एग्ज़ाम्स हैं, ये जो सब्जेक्ट के टाइप के एग्ज़ाम्स हैं, इनको बहुत कम आप कीजिए। आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्टिविटी को ख़त्म कर दीजिए। ये रिकमेंड किया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने। उसके बाद एग्ज़ाम के रिलेटेड उन्होंने क्या कहा, द नेचर ऑफ द टेस्ट शुड बी डिस्करेजिंग क्रेमिंग एंड एनकरेज इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग। यानी ये भी एक कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू सब्जेक्टिविटी। यानी सब्जेक्टिविटी में आप देखते हैं कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको बड़े बड़े क्वेश्चंस याद करने पड़ते हैं, जो कि क्रैमिंग में आता है, यानी जिसको बच्चे सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको गोटाफिकेशन के ज़रिए उनको याद करना पड़ता है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने कहा कि आप एग्ज़ाम्स इस तरह के बनाइए, इस तरह के टेस्ट्स आप उन स्टूडेंट से लीजिए जिससे क्रेमिंग डिस्करेज हो जाए, यानी क्रेमिंग ख़त्म हो जाए एक तरह से हम कहेंगे। और जो इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग है, यानी जो उनकी सूझबूझ है, उनकी समझ है, वो एनकरेज होनी चाहिए, वो बढ़नी चाहिए। इस तरह का आप टेस्ट लीजिए, इस तरह के आप क्वेश्चंस पेपर में डाल दीजिए कि उनकी समझ बढ़ देनी चाहिए। वो गॉटिफिकेशन पर उनका ज़्यादा ज़ोर नहीं होना चाहिए। इस तरह के टेस्ट्स आपको लेने चाहिए। ये रिकमेंड किया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने 1952-53 में। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन यहाँ पर हम बात करेंगे। उन्होंने कहा था कि द 5 पॉइंट स्केल ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जो आप ये देखते हैं, उन्होंने कहा कि आप बच्चों के जो ग्रेड्स हैं इसको आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। यानी जो ग्रेड आप देखते हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं, ये भी रिकमेंड किया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने। जो आप देखते हैं ए ग्रेड दिया जाता है, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी या ई। ए ग्रेड का मतलब क्या है, जिसको डिस्ट्रिक्शन आ जाए उसको ए ग्रेड दिया जाता है। और जो डिस्ट्रिक्शन के बाद, यानी डिस्ट्रिक्शन से कुछ पॉइंट्स पीछे रह जाता है, उसको क्रेडिट बोलते हैं, उसको बी ग्रेड आप दीजिए। और जो सिंपली पास होता है उसको आप सी ग्रेड देते हैं। और उसके बाद जिसको कोई पेपर फेल होता है या जिसका उसे री एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसको फिर डी या ई दिया जाता है। तो इस तरह से 5 ग्रेड स्केल 5 पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया गया था। उसके बाद एक और रिकमेंडेशन जो कि इम्पोर्टेंट है, जो है गाइडेंस इन एजुकेशन। जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन पहला कमीशन है जिन्होंने इस पर जोर दिया था कि स्कूलों में आप गाइडेंस के एक्सपर्ट तैनात कीजिए, जो कि स्टूडेंट्स को टाइम टाइम पर गाइडेंस कर सकेंगे। एक तो एजुकेशनल गाइडेंस और एक वोकेशनल गाइडेंस, इन दोनों तरह का गाइडेंस उनको मिल जाना चाहिए, ताकि वो लाइफ में आगे जाकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकें, अच्छे से कर सकें और लाइफ में आगे जा सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ये सारे रिकमेंडेशंस
पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेशंस हैं और इसमें बहुत चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसलिए हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताते हैं, ये सारा आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर आप इन नोट्स को डिटेल्ड पढ़ना चाहते हैं तो आप कमिट कर सकते हैं, तो फिर इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम हर एक पॉइंट को डिटेल नहीं पढ़ेंगे, हम इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस की ही बात यहाँ पर करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि रिकमेंडेशन फॉर टीचर एजुकेशन, यानी टीचर एजुकेशन पर भी उन्होंने रिकमेंडेशन पेश की थी। वो रिकमेंडेशन क्या थी वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम यहाँ पर देखते हैं। पहला उन्होंने कहा है टीचर से रिलेटेड, देयर शुड बी ओनली 2 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर टीचर ट्रेनिंग, यानी जो टीचर ट्रेनिंग के लिए जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर बीएड किया जाता है, बीएड कराया जाता है, एमएड कराया जाता है या कुछ और टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 तरह का इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग दी जाए। वो 2 तरह की इंस्टीट्यूशंस क्या क्या हैं? पहला उन्होंने कहा है कि पहला इंस्टीट्यूशन उन टीचर्स के लिए होना चाहिए जिनके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स हैं या हायर सेकेंडरी लिविंग, यानी जो 10th या 12th पास के टीचर्स होते हैं। उस टाइम यानी उन्होंने कहा कि 2 तरह के टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। एक उन टीचर्स के लिए होना चाहिए जो टीचर्स 10th या 12th पास करके टीचर्स बने हैं, उनके लिए अलग से टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए। और उनके लिए क्या होना चाहिए, कौन सी ट्रेनिंग होनी चाहिए? उनके लिए द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग शुड बी 2 years, उनके लिए 2 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये उस टाइम की बात हो रही है जब 1952 और 53 में ये रिकमेंडेशंस पेश की गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो दूसरा टाइप है ट्रेनिंग एजुकेशन की, वो क्या है, वो किन के लिए है? फॉर ग्रेजुएट्स, यानी जो ग्रेजुएट टीचर्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद जो टीचर्स बने हैं उनके लिए भी अलग से टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। और उनके लिए कौन सी टाइप की ट्रेनिंग होनी चाहिए? फॉर 1 academic year, यानी 1 साल के लिए उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। यानी 2 टाइप के स्कूल्स हैं टीचर ट्रेनिंग के लिए अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। एक वो है जो स्कूल लिविंग टीचर्स या 12th पास टीचर्स के लिए होगा, और उनके लिए कितने टाइम की ट्रेनिंग होगी? 2 साल की ट्रेनिंग होगी। और दूसरा स्कूल उनके लिए है जो ग्रेजुएट टीचर्स है जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और तब वो टीचर्स बने हैं, और उनके लिए कितने टाइम तक ट्रेनिंग दी जाएगी? वहाँ उनके लिए 1 साल की ट्रेनिंग होगी। तो ये रिकमेंड किया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन उन्होंने किया था कि टीचर्स possessing same qualification and performing same work should be treated alike। ये एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने टीचर से रिलेटेड कही कि जो टीचर्स जिनके पास सेम क्वालिफिकेशन है और सेम काम वो कर रहे हैं उनको आप अलाइक ट्रीट कीजिए, उनको आप बराबरी नज़र से देख लीजिए और सैलरी भी आप उनको बराबर दीजिए। यानी किसी को भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अगर 2 टीचर्स हैं, सेम क्वालिफिकेशन है और सेम काम भी कर रहे हैं, तो आप एक टीचर को ज़्यादा पे नहीं दे सकते हैं और एक को कम। ये नहीं होना चाहिए। ये रिकमेंड किया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रिकमेंड उन्होंने कहा कि स्कीम या सिस्टम ऑफ ट्रिपल बेनिफिट स्कीम, यानी उन्होंने कहा कि टीचर्स को आप ट्रिपल बेनिफिट स्कीम के तहत लाइए। वो क्या था? यानी पेंशन कम प्रोविडेंट फंड कम इंश्योरेंस, यानी टीचर्स के लिए पेंशन भी होना चाहिए, प्रोविडेंट फंड भी होना चाहिए और इंश्योरेंस भी होना चाहिए। ये रिकमेंड किया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने, ये भी आप जानते हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन यहाँ पर है, द चिल्ड्रन ऑफ टीचर्स। ये भी याद रखिए, द चिल्ड्रन ऑफ टीचर शुड बी गिवन फ्री एजुकेशन। उन्होंने कहा कि जो टीचर्स के बच्चे हैं उनको आप फ्री एजुकेशन दीजिए। और एक और इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन ये है, द प्रैक्टिस ऑफ प्राइवेट ट्यूशन। उन्होंने कहा कि जो टीचर्स हैं उनको इजाज़त नहीं है
कि वो प्राइवेट ट्यूशन काम चलाएंगे। क्यों इस पर बैन दिया गया था, यानी शुड बी एबॉलिश, उन्होंने कहा कि ये ख़त्म कर दो, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी थे जो कि प्राइवेट ट्यूशन पर काम करते थे और फिर वो स्कूल की ड्यूटी ऑफ करते थे, यानी स्कूल टाइम पर नहीं पहुंचते थे या स्कूल से जल्दी निकल कर ट्यूशन पर जाते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये काम ख़त्म होना चाहिए, टीचर्स को बैन देनी चाहिए इस काम करने पर, ताकि वो टाइम पर स्कूल भी जाएंगे और टाइम पर स्कूल से वापस भी आएंगे। उनको इजाज़त नहीं है कि वो प्राइवेट ट्यूशन का काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नोट दिया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिए कि ये जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है या लक्ष्मण स्वामी मुदलियर कमीशन जो है, इसको कहा जाता है बाइबल फॉर टीचर्स। ये पॉइंट आप याद रखिए, बाइबल फॉर टीचर्स। क्यों इसको बाइबल फॉर टीचर्स कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आई थी टीचर्स के लिए, जो अभी आपने यहाँ पर भी देखा कि उन्होंने कहा कि अगर सेम टीचर्स हैं और सेम क्वालिफिकेशन हैं तो उनको सेम आप सेम पेमेंट भी देंगे, सेम सैलरी भी देंगे और उनमें आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि उन जो टीचर्स हैं उनके जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन भी देनी चाहिए। उसके अलावा ये भी रिकमेंड किया गया था कि जो टीचर्स हैं जो दूर से आते हैं उनके लिए रिहाइश का भी इंतज़ाम होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे रिकमेंडेशन उनके लिए हैं जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेटेड इम्पोर्टेंट था वो सारा मैंने आपको इसमें बता दिया है। अगर आप एक बार इसको याद नहीं रख पाए हैं, आप दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर दीजिए। इसमें जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है और ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कमीशन रहेगा वो है कोठारी एजुकेशन कमीशन 64 to 66। इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।